हेलो गाइस, इग्नाइट माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में और इसके जेनेसिस के बारे में और इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि एयर, हवा, क्वालिटी मीन्स कि एयर की क्वालिटी और इंडेक्स, इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसकी क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन वो होगी हमें इंडेक्स में दी हुई। जैसे आप देखते हो कि जैसे आप बुक खोलते हो तो उसमें इंडेक्स दिया होता है, चैप्टर नंबर, ठीक है। तो उसकी तरह ही ये एक इंडेक्स हमारे लिए गवर्नमेंट ने तैयार किया है, जिसके बेस पर हम चेक करेंगे एयर की क्वालिटी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, ये इंडेक्स जो है इसका मेन पर्पस क्या है? तो हम ये बात करेंगे इसका मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस यही है, जैसे सपोज करो आप पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या फोकस होता है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं तो उस एरिया में पर्टिकुलर एयर को देखा जाता है कि उसमें पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। जैसे हम सपोज करो हम लिखते हैं यहाँ पे एयर। अब एयर जो है यहाँ पर हम अगर इस क्वालिटी की बात करें, सपोज करो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी का मतलब होता है कि ये प्योर है और पोल्यूटेड है। अब एयर मतलब या तो प्योर होगी या फिर पोल्यूटेड होगी। प्योर होगी मीन्स कि इसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं वो कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। अगर वो पोल्यूटेड होगी तो उसमें या तो लेवल ज़्यादा हो जाएगा कंटेमिनेंट्स का, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे, और पॉल्यूटेंट्स का, यानी कि ये जो पोल्यूटेड जो एयर है ये हाईली, हम बोल सकते हैं कि एक इसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे यानी कि ये होंगे, और ये हाईली कंटेमिनेटेड होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है हमें बताती है पर्टिकुलर एरिया में, चाहे आप रह रहे हैं जिस जगह पे या फिर हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर एरिया में प्योर है या पोल्यूटेड है एयर, ठीक है। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि कम्युनिकेट करना लोगों को सिंपल वे में, मतलब इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, यानी कि वो लैंग्वेज जिससे कि आप भी समझ जाएं, एक कॉमन मैन भी समझ जाए। तो उसने इंडेक्स बना दिया, गवर्नमेंट ने भी इंडेक्स नंबर्स दे दिए, तो उसके बेस पर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाओगे कि यार अगर इतना नंबर होगा, पर्टिकुलर नंबर होगा, तो इस पर्टिकुलर जो पॉल्यूटेंट का लेवल इतना ज़्यादा है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कम्युनिकेट करती है इस इंडेक्स के रिलेटेड, यानी कि तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का काम है लोगों को कम्युनिकेट करना कि पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है ये प्योर है या पोल्यूटेड है, ठीक है। अगर पोल्यूटेड होगी तो इट मीन्स कि उसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे, कौन कौन से है वो बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, कम्युनिकेट करना। तीसरा नंबर गवर्नमेंट अवेयर करती है लोगों को उनके हेल्थ के रिलेटेड, कि इसके हेल्थ जो है, हेल्थ के क्या मतलब कि इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब कि हेल्थ जो है उन हेल्थ के रिलेटेड क्या इसके मतलब कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ के रिलेटेड क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है नुकसान। तो हेल्थ कॉन्शियस बनाती है हमें, ताकि हम पहले से ही मतलब कि इंफॉर्मेशन गैदर कर लें इस इंडेक्स के थ्रू, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, शील्ड कर सकें। तो ये आ गया आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ऐसा इंडेक्स जिससे हमें पता चलता है कि हमें एयर की क्वालिटी, जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो उस एरिया का जो एरिया की जो एयर है वो प्योर है या पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करने का तरीका जो है सिंपल लैंग्वेज में वो इंडेक्स के थ्रू है, जो जिसमें हम नंबर्स देखते हैं, ताकि कोई भी अनपढ़ भी होगा तो वो भी अंडरस्टैंड कर जाएगा नंबर से कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वो प्योर है या पोल्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, अब नज़र डालते हैं इसके जेनेसिस पे। बाद में हम आएंगे इसके इंडेक्स पे, बात करेंगे इंडेक्स कैसा होता है, उसमें कितनी कैटेगरीज होती है, वो बाद में हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसका जेनेसिस, यानी कि इसका जन्म कब हुआ था, क्या कहाँ से आया है, किस कंट्री ने इसका जन्म हुआ, मतलब कि कौन से सर्कमस्टांसेस बने जिसकी बदौलत इसका जेनेसिस हुआ। अच्छा, अब ज़रा इधर ध्यान लगाइए, बात है 1948 की, यानी कि बात है 1948 की, यानी कि 1948 में एक इंसिडेंट हुआ था
जिसका नाम था एक 1948 में हुआ था, ध्यान से सुनना। 1948 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम था डोनोरा इंसिडेंट, डोनोरा स्मॉग इंसिडेंट। एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने यूएसए को हिला के रख दिया, ठीक है। तो डोनोरा इंसिडेंट क्या था? बेसिकली एक एरिया था डोनोरा। डोनोरा कहाँ पे है? सुनिए ध्यान से। डोनोरा जो है, डोनोरा एक टाउन है जो कहाँ पे है? ये पेनसिल्वेनिया, यूएसए की एक स्टेट है पेनसिल्वेनिया, ठीक है। पेनसिल्वेनिया एक यूएसए की स्टेट है, तो मिड अटलांटिक में है। तो ये यहाँ पर ये जो स्टेट है इसके अंदर एक टाउन है छोटी सी, तो जिसका नाम है डोनोरा। इसकी पॉपुलेशन लगभग थी उस वक्त 14,000, ठीक है। तो यहाँ पर डोनोरा में क्या थे? स्टील प्लांट्स थे, ठीक है। स्टील प्लांट्स थे, जिंक प्लांट्स थे, ठीक है, जिंक स्मेल्टिंग प्लांट्स थे, ठीक है। अब लोग इतने उस वक्त पढ़े लिखे कम होते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो ये जो प्लांट्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको थोड़ी पता है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स का, ठीक है। ये तो बाद में पता, बाद में उनको लोगों को पता चला कि ये क्या मतलब कि इसके जो इल इफेक्ट्स क्या हैं, या फिर हमें क्या झेलना पड़ेगा, ये तो बाद में पता चला। कहने का मतलब ये कि 1948 में ही हम बात करेंगे। ये बात है 27 ऑफ आई थिंक 27, हाँ 27 को, 27 ऑफ अक्टूबर की बात है, 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर 1948 को लोग सुबह उठते हैं। क्या देखते हैं सुबह उठ के? यानी कि डोनोरा के लोग, वो जैसे हम सुबह उठते हैं नेचुरली मॉर्निंग वॉक करते हैं, या कहीं काम पे एक्टिविटी पे जाते हैं, या कुछ भी कोई अपना सुबह काम होता है न्यूज़पेपर लेने जाते हैं, वैसे लोग कुछ वगैरह उठे काम शाम के लिए, अपने डेली चोर्स के लिए। तो देखते क्या है, जब वो उठते हैं तो क्या देखते हैं? वो ऊपर देखते हैं आसमान में एक थिक लेयर। यार ये थिक लेयर जो है आसमान में, मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर होगी, मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही, लोअर एटमॉस्फेयर में। तो ये लेयर कौन सी है भाई? मोटी मोटी चादर है, मोटी मोटी चादर एक जगह खड़ी है। भाई ये कौन सी चादर है मोटी मोटी? उनको थोड़ी पता था ये स्मॉग है। और वो थिक लेयर और कोई नहीं, थिक लेयर ऑफ एयर थी वो, उसका नाम था, वो थी स्मॉग। अब आपको पता है स्मॉग क्या होता है? मोस्टली आप जानते हैं स्मॉग, सिंपली मैं रिपीट कर देता हूँ। स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग। अब ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, इसके लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा, पॉल्यूटेंट्स और इनके रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बच्चों को कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। अच्छा, स्मोक प्लस फॉग का, ठीक है। तो इस वजह से अब स्मोक जो था, आपको पता है चिमनी से निकलता है। अब कौन से प्लांट थे? स्टील प्लांट्स थे, तो वहाँ से आपको पता है बर्निंग होती है, रेगुलर बर्निंग होती है फ्यूल की, या फिर स्मोक, चिमनी में से स्मोक निकलता है तो उसमें हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो स्मोक की फॉर्म में, तो वो फॉग साथ में, फॉग जो क्या है, फॉग के साथ कंबाइन हो गया स्मोक, तो इसने क्या कर दिया, ये बना दिया स्मॉग। और स्मॉग जो था ये ऊपर जाके ऐसे मतलब कि एक थिक लेयर बन गई, लोअर एटमॉस्फेयर थिक लेयर बन गई। अब इसका ये स्मॉग बना कैसे? एक्चुअली इसको एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। एस्केप कहाँ करे? क्योंकि इसके ऊपर कौन सी लेयर थी? इसके ऊपर ठंडी, यानी कि ठंडी लेयर, कूल, मतलब उल्टा हो गया ना, उधर क्या चक्कर बन गया, उधर चक्कर बन गया। एक मिनट, उतार दिया, मिटा दो। अच्छा, हुआ क्या, डोनोरा में क्या हुआ? अब ये जो स्मॉग था, इस स्मॉग कैसे बना है? यानी कि उधर एक एक्चुअली क्या था, ये थोड़ा सा उसकी टोपोग्राफी थी, कैसी थी टोपोग्राफी जो थी, जैसे ये हुआ था, एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या आई थी, इधर हुआ था टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका भी कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको हम दूसरा मतलब कि इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन, ठीक है। जो ज्योग्राफी वाले हैं उनको अच्छी तरह पता होगा इसको। अच्छा, इसमें होता क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि हायर यू गो कूलर इट इज, यानी कि जितना आप हायर जाएंगे, ये मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप ऊपर गए हाइट पे, तो ऊपर टेम्परेचर क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में,
जितना आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर उतना ही कोल्ड होगा, ठीक है, मतलब कोल्ड एयर होगी ऊपर। अच्छा, एटमॉस्फेयर कोल्ड होगा। अच्छा, अब ट्रोपोस्फेयर में होता है ऐसे, लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन होती है या थर्मल इन्वर्जन होती है तो उस केस में क्या होता है, कोल्ड एयर तो ऊपर होती है, उसके नीचे आ जाती है, यानी कि कोल्ड एयर जो होती है, हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस पे क्या होगी, कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर, इसके ऊपर होगी हमारी एक लेयर जिसको हम बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन, यानी कि ये वार्म एयर की एक लेयर होती है, ठीक है। यानी कि नॉर्मली कोल्ड एयर ऊपर होती है, बट इस केस में वार्म एयर जो है ये इसके ऊपर रहेगी, किसके, कोल्ड एयर के ऊपर। अब बताओ, अब साइंस वाले या फिर हम ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट मुझे लगता है समझ गए हैं। तो वार्म एयर जो है ये एक किस्म का ढक्कन का काम करती है। ढक्कन मीन्स की, ढक्कन जैसे आप कोई भी, मतलब कि जैसे आप बात करेंगे कोई भी चीज़, आप कोई भी हम कह सकते हैं कोई प्लास्टिक का डब्बा खोला आपने तो ढक्कन होता है उस पर लगा हुआ, तो अब ढक्कन लगा के रखा आपने, तो हवा उसमें से कैसे आप उसमें से कोई चीज़ निकालोगे। तो कहने का मतलब वार्म एयर जो है एक किस्म का, ये भी एक ढक्कन है, ठीक है, ये भी एक ढक्कन है जो क्या करती है, कोल्ड एयर को ट्रैप कर लेती है नीचे, यानी कि ये क्या करती है, इसको ट्रैप कर लेती है, कोल्ड एयर को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। ये ट्रैप कर लिया इसने, इसको किसको, कोल्ड एयर को, वार्म एयर ने। अब ये ऊपर खिसकने नहीं देगी इसको ऊपर, ठीक है, क्योंकि वार्म एयर जो है उसने इसको ट्रैप कर दिया है। और कोल्ड एयर जो होती है, अब ध्यान से सुनना, कोल्ड एयर आपको पता है डेंसर होती है, तो डेंसर होने के कारण क्या होता है कि जैसे सपोज करो अब वार्म ऊपर, जैसे फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री में से, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो होगा क्या, जब वो धुआं ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि वो कोल्ड एयर है, तो जिसके कारण ये इधर ट्रैप हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल्स वगैरह ट्रैप हो गए, तो यहाँ पर बन जाता है आपका स्मॉग इस लेयर में, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर बड़ी डेंसर होती है, तो कोल्ड एयर जो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करती है हॉरिजॉन्टली, ऐसे 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 पीछे, ठीक है। तो अब ये ट्रैप करके, और जो एयर करंट्स हैं, मतलब कि जो सोर्स जहाँ से आपका जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, तो वो इधर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बन जाता है कौन सी कंडीशन, स्मॉग की। तो स्मॉग जो है इस, अब यही चीज़ कहाँ पे हुई, डोनोरा में, यही चीज़ डोनोरा में स्मॉग बन गया, समझ गए। तो ये हुआ थर्मल इन्वर्जन के कारण, किसकी वजह से, थर्मल इन्वर्जन के कारण स्मॉग बन गया, यानी कि कोल्ड एयर जो थी वो वार्म एयर के नीचे ढक्कन, वार्म एयर बन गई ढक्कन, तो उसने कोल्ड एयर को नीचे ट्रैप कर लिया, जिसके कारण जो थे, जो एयर करंट्स सोर्स से आए, मतलब कि चिमनी से जो आ रही थी, मतलब कि जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे थे, स्मोक रिलीज हो रहा था, उसको ट्रैप कर लिया इधर, तो स्मॉग बन गया, ठीक है। और उसके बाद अब अगली कहानी सुनिए, ये हो गया। अब हुआ क्या, 5 दिन के बाद, यानी 5वें दिन वहाँ पे बारिश हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा तूफान चला, बारिश हुई, तो उसके बाद वो कंडीशन खत्म हो गई थर्मल इन्वर्जन की। बट उसके पहले, यानी कि उस 5 दिन तक कैजुअलिटी कितनी हो गई थी, 20+। इनिशियली तो ये कहा गया कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है कुछ। अब मुझे बताओ, 14,000 पॉपुलेशन है, 14,000, ठीक है, इसमें 7,000 जो थे इनको रेस्पिरेशन, किसी को अस्थमा, किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को चेस्ट पेन, यानी कि 7,000 जो थे इनको मतलब कि इनकी हालत ही बुरी होगी, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन, किसी को कुछ, तो कहने का मतलब 7 टोटल पॉपुलेशन में से 50% जो थी वो हेल्थ इशू फेस कर रही थी, हेल्थ इशू। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या हालत होगी डोनोरा में। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद ये हुआ कि जो यूएस था, उधर लोगों ने मतलब कि ये फील किया कि यूएस क्या कर रहा है इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, कोल्ड वार एरा चल रहा था, तो यूएस और यूएसएसआर, उस वक्त रशिया को यूएसएसआर बोला जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो उस वक्त वही जो मतलब कि अपनी टेक्नोलॉजी को रिलेटेड बड़े ही दोनों सेंसिटिव थे, चाहे यूएसएसआर की बात करें चाहे यूएसए की। तो उनको ये नहीं लगता था कि हम इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उनको ये नहीं था पता था, उनको सिर्फ ये था कि हमने मतलब कि ह्यूमैनिटी का कोई पता नहीं था उनको। ह्यूमैनिटी का तो बाद में पता चला, जब 1945 के बाद जब जापान पर अटैक किया उसके बाद। तो अब
उसके बाद क्या हुआ, ज़रा स्टोरी ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे कि इतनी सारी जो मूवमेंट हुई, जैसे हम लोगों में अवेयरनेस आ गई आहिस्ता आहिस्ता, तो उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया, मतलब मूवमेंट करना शुरू कर दी कि हमें ताज़ा हवा चाहिए, साफ़ हवा चाहिए, ये हमारा राइट है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस था, उस पर स्ट्रेस पड़ा, उनको भी ये फील हुआ कि हमें लोगों को, मतलब कि अब लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एयर काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर 1970 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था क्लीन एयर एक्ट। तो ये किसने लाया? रिचर्ड निक्सन, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन। ठीक है। तो ये एक लैंडमार्क एक्ट था जिसने पूरी, मतलब कि क्योंकि 1948 का जो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट था, मतलब कि डोनोरो का इंसिडेंट, वो इसकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक, कि इतनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी इसकी, यूएस की। अच्छा, तो ये आ गया आपका डोनोरो का इंसिडेंट, जिसको हम पढ़ रहे थे पहले, हमने कहा जेनेसिस कहाँ से हुआ। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने 1970 में एक एजेंसी क्रिएट की, एस्टेब्लिश की, जिसका नाम था EPA, यानी कि E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल, P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लिख लो आप, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसको एस्टैब्लिश करने के बाद, मतलब कि इसका क्या काम था, मॉनिटर करना एयर को, मतलब कि डेली बेसिस पे। तो आवरली जो पॉल्यूटेंट्स इन्होंने लिस्ट, मतलब कि इन्होंने जो पॉल्यूटेंट्स जो, मतलब कि इन्होंने मतलब कहने का कि जो पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट इन्होंने बनाई थी, जैसे कि सबसे पहले आ गया पार्टिकुलेट मैटर आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आ गया सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद O3। तो ये कुछ मतलब लिस्ट थी जो इन्होंने इस पर फोकस किया कि इनको हमें कंट्रोल करना है यूएसए में, ठीक है। तो उसके बाद कैटेगरीज बनाई गई, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इस तरह से इन्होंने मतलब टैकल किया अपने यहाँ पे पोल्यूशन को, ठीक है। तो ये आ गई यूएसए की बात। अब जेनेसिस समझ आ गई आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इधर से ही बना है 1970, मतलब कि इस एक्ट से ही आगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किए हैं। अब इंडिया के केस में अलग है थोड़ी स्टोरी। अच्छा, अब हम बात करें, अगर हम बात करें इंडिया के केस में, तो आपको पता है इंडिया के केस में जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, यानी कि इंडिया में काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को, मतलब क्योंकि हम दिल्ली में देख चुके हैं दिल्ली में कितनी बुरी हालत है, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है, आप खुद जानते हैं, क्योंकि दिवाली में भी हमने देखा 3-4 दिन पहले तो कितनी बुरी हालत थी। तो उससे पिछले साल, क्योंकि हम जैसे देखते हैं दिल्ली में ऑड इवन नंबर यूज़ हो रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, तो जो पर्टिकुलेट मैटर है कितना ज़्यादा जो लोअर एटमॉस्फेयर में कंसनट्रेट हो गया। तो चलिए आज इंडिया इसके बारे में, दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब दिल्ली के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशली हम देखेंगे दिल्ली के बारे में हम बात करें, जैसे सपोज करो अगर हम बात करें, पहले हम बात करें दिल्ली से पहले हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में कब है, मतलब कब इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो बात है 17 सितंबर 2014, यानी कि PM मोदी जी के टाइम की बात है। तो हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उनके अंडर 17 सितंबर 2014 को हमने ये AQI लॉन्च किया। तो उसमें ये नहीं था कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अकेले ही लॉन्च हो गया, यानी कि इसके पीछे भी कई महान इंसान हैं। जैसे हम बात करें पहला नंबर पर काफ़ी सारे जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स थे, फिर उसके बाद हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी थी, फिर उसके बाद और हम बात करेंगे काफ़ी सारे हमारे जो मतलब कि हम बात करें रिसर्च स्कॉलर्स थे, प्लस हमारी हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का टेक्निकल ग्रुप था, और प्लस जो एक एक्सपर्ट्स थे हमारे, और प्लस IIT कानपुर को स्टडी जो थी, मतलब कि अवार्ड किया गया, मतलब कि इस पर टेक्निकल स्टडी करनी AQI पे, मतलब कि इस पर कैसे तैयार करना इसको, इसकी चीज। तो मतलब कि ये AQI
एक तो हमारे एक्सपर्ट्स लोग प्लस दूसरा आईआईटी कानपुर, और ये उन्होंने तैयार किया AQI। ठीक है, तो फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके जो उस वक्त जो हम कह सकते हैं इनको हेड थे हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उन्होंने एक AQI लॉन्च किया 17 सितंबर 2014 को अंडर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, अब स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने स्टैंडर्ड्स यानी कि कहना है कैटेगरीज बनाई। अब कैटेगरीज क्या थी, कैटेगरीज हमें ये इंडिकेट करेंगी, 6 कैटेगरीज बनाई ना, 6 कैटेगरीज जो थे हमें ये इंडिकेट करेंगे कि एयर जो है वो कितनी प्योर है, यानी कि किसके बेस पर, बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी। इन्होंने 6 कैटेगरीज बनाई, मतलब कहने का कि इनका फोकस था एयर की क्वालिटी पर। ये कैटेगरीज जो है क्यों बनाई हैं, ये बेसिकली बनाई हैं एयर क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए कि एयर क्वालिटी पहले सपोज करो 0 से शुरू होगी, तो उसके बाद लास्ट कहाँ पे ख़त्म होगी, 500। तो ये एक क्राइटेरिया था जो भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाए उसमें क्या था, सबसे पहले 0 से लेकर 50 तक, तो इसको उन्होंने कंसिडर किया गुड कि ये है ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर आप ब्रीथ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने 51 से लेकर 100 तक तैयार किया क्राइटेरिया। तो इसमें क्या था, इसमें सेटिस्फैक्ट्री था रिस्पॉन्स। सेटिस्फैक्ट्री ये था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट हमारे लिए जो हेल्दी के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, माइनर प्रॉब्लम हो सकती है किसको, जो सेंसिटिव लोग हैं, जो ऑलरेडी थोड़े से इफेक्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद 101 से लेकर 200 तक, और 101 से लेकर 200 तक का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी मॉडरेटली पोल्यूटेड है। अब मॉडरेटली पोल्यूटेड में क्या होगा, मॉडरेटली पोल्यूटेड मीन्स कि यहाँ भी थोड़ा सा केस जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है, यानी कि यहाँ थोड़ा लेवल होता है बट अब आशंका बनने लगी है कि हमें ये हो सकता है, खासकर सेंसिटिव जिनको स्पेशली हम बात करेंगे कि जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो अच्छा, उसके बाद चौथी कैटेगरी 200 to 300, जिसको हम बोलेंगे अब पुअर। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, पुअर, अभी पुअर किस एंगल से, दिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर है। अब यहाँ तक हम बोलेंगे, यहाँ तक मॉडरेटली पोल्यूटेड है, बट अब ये देखो डिक्लाइनिंग फेस है, यानी कि 0 से डाउन हो गया पे, अब माइनस में आ गया, तो माइनस में सबसे पहले आएगा पुअर। तो पुअर का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम इनहेल तो कर रहे हैं बट ये मतलब कि अब कहने का मतलब ये है कि ये जो एयर है, पुअर जो कैटेगरी बनाई है, तो इट मीन्स कि अब इसको इनहेल करने के बाद हमारे अंदर प्रॉब्लम्स बन सकती है, यानी कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होंगे इसमें, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, या फिर हम बच्चों को भी थोड़े डाल दें बीच में पुअर कैटेगरी में। उसके बाद आ गया पांचवा 301 से लेकर 400 तक, तो ये आ गया वेरी पुअर। वेरी पुअर में आप खुद हिसाब लगा सकते हो, बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे सेंसिटिव, जिनको खासकर और साथ में इसमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस केस में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी बोल दो आप इस केस में। ये 301 के लिए लास्ट में आ गया आपका 401 से लेकर 500 तक। अब 401 से लेकर 500 तक जो है ये एक हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर सकती है। ये हमारी सेवियर एयर क्वालिटी है, सेवियर, तो ये हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर सकती है, हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, सेवियर, जैसे हेल्दी पर्सन खाते पीते अच्छा है बट उसके बावजूद अगर आप इसको इनहेल करेंगे इस कैटेगरी की एयर को, तो समझ लो कि आपके लिए जीना मुश्किल है। तो आपके लंग्स में ये जो पर्टिकुलेट मैटर बैठ जाएगा, देन आप भी बीमार पड़ सकते हो, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, ये आपका आ गया 6 कैटेगरीज, जो किसके ऊपर बेस करती हैं, दे आर बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी।
एयर क्वालिटी। ठीक है, अच्छा अब उतारना तो उतार लो। ठीक है, अच्छा मतलब सिंपल, ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये नहीं समझना कि बहुत बड़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बस आप ये 2-3 वर्ड पढ़ लो, 1 2 3 बस समझ आ जाएगा। एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी प्योर है, पोल्यूटेड है, एंड देन इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स है, ये इंडेक्स बना दिया। उसके बाद अभी हम पॉल्यूटेंट्स का इंडेक्स बनाएंगे। पॉल्यूटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे बस। अच्छा, अब हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं, ये लास्ट फाइनल है। इसके बाद हमारा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खत्म। ठीक है, अच्छा अब हमने मेन जो मेन गोस्ट है उसके बारे में हम बात करें। मेन गोस्ट समझिए, मेन भूत जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन हो रहा है। देखिए अब मैं दिल्ली का केस, क्योंकि इंडिया ने आठ पॉल्यूटेंट्स को डिक्लेयर किया। ये मेन मतलब यही पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसी के कारण से जो है सब बीमारियां पैदा होती हैं जो एयर से। ठीक है, तो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। अब 8 पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं सुनिए। पहला नंबर पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं है, पर्टिकुलेट मैटर वाला पीएम है, यानी कि पीएम नंबर 10। अब देखना बताता हूं मैं, पीएम 10 क्या होता है? पर्टिकुलेटर मैटर 10, यानी कि ये डायमीटर है इसका, माइक्रो में मतलब डायमीटर माइक्रोमीटर में, मतलब डायमीटर मीन्स कि इसको हम माइक्रोमीटर में लेंगे, इसका डायमीटर को माइक्रोमीटर में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिर का एक छोटा सा बाल होता है ना, एक स्ट्रैंड होता है ना, उससे भी मतलब कि हम कह सकते हैं 15-16 इवन 20 गुना, या हम कह सकते हैं छोटा होता है, यानी कि इसका 10 माइक्रोमीटर से भी डायमीटर कम होता है। 2.5 से ऊपर होगा और 10 माइक्रोमीटर से कम होगा, या 10 होगा या 10 से कम, और 2.5 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा पर्टिकुलेट मैटर कौन सा आ जाएगा? पीएम। अच्छा एक चीज़ और, पीएम 10 कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है, ज़रा आइडिया लगाओ। नहीं पता? सुनो, ये मिलता है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन लगी है, जैसे दिल्ली में देखो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कितनी कंस्ट्रक्शन लगी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी मतलब कि ज़्यादा वहाँ पर धुंध वगैरह उड़ रही होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। थोड़ा सा इसका जो पार्टिकल होता है ना, एज़ कम्पेयर टू PM 2.5, इससे थोड़ा बड़ा होता है, तभी हम इसको बोलते हैं कोर्स पार्टिकल्स, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो कहने का PM 10.5 हमारा बाल का जो स्ट्रैंड है ना, इससे भी 17-18 गुना छोटा होता है, समझ गए? तो ये PM 2.5, तो आप लगा लो कि फिर ये हमारे बाल के स्ट्रैंड से कितना छोटा हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये कोर्स पार्टिकल्स के बने होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? जैसे हम बात करें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, आप देखिए कितनी धुंध उड़ रही होती है। ठीक है, डस्ट वगैरह से। अच्छा उसके बाद लैंडफिल्स की बात करें, जहाँ पर लोगों ने कूड़ा वगैरह फेंका होता है, तो यहाँ जहाँ पर वो कूड़ा वगैरह होगा आपका, तो बस वहाँ से। तो उसके बाद अब PM 2.5 की बात करें। अब PM 2.5 जो है बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स। अब जैसे मैंने आपको बोला हेयर का स्ट्रैंड, तो उससे भी 20 25 30 गुना छोटे होंगे। ठीक है, अब ये फाइन पार्टिकल्स मिलते कहाँ पे हैं? जैसे आप ऑयल लैंप चलाते हो, कैंडल जलाते हो, फिर उसके बाद हम कहाँ चाहें एयर, जैसे हम घर में मतलब कि खाना बनाते हैं, तो जो सारा मतलब कि उसमें से धुआं शुआं वगैरह निकल रहा है, तो वो फाइन पार्टिकल्स उधर से ही निकल रहे हैं। ठीक है, कुकिंग शुकिंग जब हम करते हैं। ठीक है, ये आ गया PM 2.5। अच्छा उसके बाद आ गई सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गाड़ियों से निकलती है, ये कोल शोल वगैरह, कोल बर्निंग ऑफ नेचुरल, ये हम कहेंगे इसके बारे में फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से। ठीक है, उसके बाद आपके आ गई एमोनिया NH3, तो एमोनिया आपको पता फर्टिलाइज़र से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया 1 2 3 4 5। अच्छा उसके बाद आ गया आपका लेड PB। तो लेड कहाँ से निकलता है? लेड आप देखिए, लेड आपका निकलता है जैसे आप जहाँ पे मेटल प्रोसेसिंग वगैरह होती है, रिफाइनरीज वगैरह, वहाँ से लेड निकल जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका हाँ उसके बाद आपका आ गया लेड भी आ गया। अब उसके बाद आप आ जाओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी आपका देखोगे जो हमारे जो व्हीकल्स का एमिशन होता है उसमें से निकलता है। अब लास्ट में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है O3। अब आप इस O3 को देख के हैरानी होगी आपको कि ये O3 और कोई नहीं, ओजोन है।
क्या है? ओजोन। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं सेपरेट पढ़ाता हूँ, ठीक है? 2 मिनट लूँगा, ओके, ज़्यादा नहीं, ध्यान से सुनना इसको, ओजोन को। अब ये है क्या? O3। बेसिकली ये O3 और दूसरा O3 मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ वर्टिकली, यानी कि ये ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन है जो लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है? एक होता है स्ट्रेटो वाला। चलो, ये तो हमारी यूवी रेडिएशंस आती हैं सन से, यानी कि ये सन से आती है यूवी रेडिएशन, तो ये हमें उनसे बचाता है, ठीक है? ये ओजोन तो एक टाइप का एक हमारी एक फिल्टर लगा हुआ है ऊपर, जैसे हमारी छत के ऊपर फिल्टर लगा है, जैसे छत है ना, जहाँ हम कैसे ऐसे कहेंगे कि ये एक जाली टाइप है जो फिल्टर करके जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिल्टर करके जो है यहाँ पे रेज, सन रेज पहुँचती है, यानी कि सीधी नहीं आती सन रेज, फिल्टर होके आ जाती है, तो हमें नुकसान नहीं पहुँचता। अच्छा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो ये तो सबसे बड़ी खतरनाक गैस है जो लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और ये कम से कम भी इसकी हाइट लगभग 3 किलोमीटर होगी सी के लेवल से, ठीक है? कितने? लगभग 3 किलोमीटर, मैं लगा रहा हूँ 3 किलोमीटर, हो सकता है 200-300 मीटर ऊपर हो। अच्छा, वैसे कोई एक्यूरेट मेजरमेंट कोई नहीं करता, ठीक है? अच्छा, 3 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर में सी लेवल से ऊपर, यानी कि इसको हम बोलते हैं लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है? अब ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है ये क्या? ओजोन। तो ये बनी कैसे भाई? अब इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब सेकेंडरी किसका रिजल्ट होता है? प्राइमरी का। तो कहने का मतलब जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जिसकी केमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएंगे क्या? ओजोन। क्या बनाएंगे? ओजोन। इन दोनों की रिएक्शन, तो ये हार्मफुल होती है, यही स्मॉग का भी कारण होती है, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका जेनेसिस और गैसेस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, नए कंसेप्ट्स के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।